नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि देश भर में कोविड की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। जो एक तरफ तमाम सख्ती और पाबंदियों के बावजूद राज्य सरकारें और केंद्र सरकार संक्रमण की रोकथाम में ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन बेड और मेडिकल उपकरणों की लगातार कमी से संकट और गहराता जा रहा है और दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों का और मौतों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद संज्ञान लिया है और राज्य व केंद्र सरकार से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही। लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ लोग काफी परेशानियों से जूझते हैं, खासकर वो लोग जिनकी रोजी रोटी रोजमर्रा की आमदनी से चलती है, जिसके चलते पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन से उनकी रोजी रोटी छिन जाती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए सरकारों से खास इंतजाम करने को भी कहा है। और इसी कड़ी में एक्सपर्ट और टास्क फोर्स में शामिल एम्स और आईसीएमआर जैसे कई प्रमुख संस्थान ने भी केंद्र सरकार को अपने लिखे खत में सख्त लॉकडाउन लगाने की मांग की है, ताकि कोरोना की इस चेन को तोड़ा जा सके। और आपको बता दें, न सिर्फ देश में बल्कि कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण की जो बढ़ती रफ्तार है उस पर लगाम लगा पाना इस समय थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं पर इसे वीकेंड कर्फ्यू का नाम दिया गया है और कहीं पर मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया है कि लॉकडाउन लगने से उन लोगों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जिनका घर का खर्चा रोजाना आमदनी से चलता है, तो ऐसे लोगों की कुछ व्यवस्था सरकारों को करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन ऐसे लोगों की कुछ व्यवस्था ना होने के चलते और कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में विचार तो हो रहे हैं, लेकिन इसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे इस बारे में कड़ा मंथन तमाम राज्य सरकारें व केंद्र सरकार भी कर रही हैं। तो मैं आपको बता दें कि इस पर बात करने के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से साक्षी साहनी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजस्थान का रुख करते हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, तो राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। और राजधानी की अगर बात करें तो पुरोहित जी, दिन रात हम चर्चा भी करते हैं कि जो हालात इस समय न सिर्फ राजस्थान में बने हुए हैं, कमोबेश वही हालात कहीं ना कहीं और राज्यों में भी बने हुए हैं और कमी मेडिकल इक्विपमेंट्स की, ऑक्सीजन की, बेड की इस कोरोना की रफ्तार को रोक पाने में लगातार नाकाम होती जा रही है। तो अब क्या आपको नहीं लगता कि संपूर्ण लॉकडाउन न सिर्फ देश में लगना चाहिए और अगर केंद्र सरकार की तरफ से इसमें किसी भी प्रकार की कोई देरी की जा रही है, विचार विमर्श किए जा रहे हैं, तो राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को स्वसंज्ञान लेते हुए संपूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए? रमेश जी। जी उमंग, सही कह रहे हैं कि स्थितियां बहुत भयावह होती जा रही है। दिनों दिन जन अनुशासन पखवाड़े में भी जो नतीजे आने चाहिए थे, जो उसका असर दिखाई देना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दिया। जन अनुशासन पखवाड़े के लगने के बाद भी कोरोना के संक्रमणों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले अगर एक सप्ताह से भी ज़्यादा वक्त का बात करें तो 3000 से कम कहीं पर भी, और ख़ास करके जयपुर की में तो ये संख्या लगातार जो है चिंता का विषय बनती जा रही थी। लिहाजा यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बार बार लोगों से ये अपील करनी पड़ रही है कि आप अपने आप को अनुशासित रख करके जो है अपनी कार्यशैली को, जो रोज़मर्रा का जो जीवन है उसको संचालित करो। लेकिन फिर भी पिछले 3-4 दिन से बाज़ारों में जो है भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी। हालांकि अब कहीं जाकर के अगर मैं कल और परसों की बात करूं तो निश्चित रूप से उसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जो असर अब भी जो दिखाई दे रहा है वह कहीं न कहीं जो है कंट्रोल करने में जो असर दिखेगा उसके परिणाम तो बाद में आएंगे। लेकिन अभी जो संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है उसको आप अगर 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले के दौर को देखें तब आपका उसका आकलन होता है कि वो जो लोगों में आत्म अनुशासन की जब बात करते हैं वह नहीं रहा, जिसके कारण से उसका असर अब दिखा। अब चूंकि कंट्रोल होता जा रहा है, सरकार ने पूरे तमाम संसाधन झोंक दिए सिर्फ और सिर्फ कोरोना को रोकने के लिए,
और संसाधन जो सरकारी संसाधन है वे भी सीमित होते हैं। लिमिटेड सोर्सेज में भी अगर आप इतना अच्छा काम कर लेते हो तब भी ये एक उपलब्धि ही मानी जाए कि हाँ कम से कम संक्रमणों की संख्या में कमी लाई जा सकी है। लेकिन धरातल पर अगर देखा तो उसका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है, जो कि रोजाना की संख्याओं में बढ़ोतरी संक्रमितों की और मरने वालों की संख्या में जिस तरह का जो एक हमारे पास में रुझान आ रहा है वह कहीं न कहीं चिंता का विषय है। सरकारों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है जो रिसोर्सेज की है। हाँ, जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो लगभग पहले की तुलना में कम हो गए। बाजार बंद होने के कारण से जो टैक्सेशन आना चाहिए वो भी कम हो गया। लिहाजा आज की जो स्थिति है वह लिमिटेड सोर्सेज में आप क्या कर सकते, इसीलिए बार बार अशोक गहलोत ने भी ये कहा और उन्होंने यहाँ तक के संकेत दे दिया कि जो बजट प्रावधान किए गए थे, बजट योजनाएं जो उन्होंने घोषित की थी, उनमें भी कहीं न कहीं कटौती की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही है कि वो जो पैसा कहीं जिन कार्यों में लगाया जाना चाहिए था उनमें भी कटौती करके रोक करके योजनाओं परियोजनाओं को थोड़ा सा डिले करके पैसा अपने पास में जेब में होगा तो उन पैसों से उपलब्ध रिसोर्सेज का जो लाभ है लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 24 घंटे इसी बात को लेकर के अपने अधिकारियों के साथ में जो है संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। वो खुद जो है क्वारंटाइन हुए हैं, उनकी पत्नी जो है वह भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कई ऐसे राजनेता हैं, एमएलएज हैं या मंत्री हैं जो अपने अपने को घरों में कैद करके रखे हैं, सिम्टम्स भले ही छोटे ही हो। लेकिन हाँ, यह ज़रूर है कि कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति कहीं न कहीं चिंतित है, आशंकित है कि वे भी इससे जो है प्रभावित ना हो जाए। इसलिए इन लोगों ने भी धीरे धीरे दूरी बना रखी है, अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। इसका नतीजा अगर वो लोग भी इतने चिंतित और हैरान और परेशान हैं इस बीमारी को लेकर के, और आम लोग जो हम जैसे जो लोग जो रोज़ाना बाज़ारों में कामकाज के लिए जाते हैं, जो लोग जो कि रोज़ाना खाने कमाने वालों की है, आपने इसके बारे में संकेत भी किया कि दिक्कतें उनके सामने ज़्यादा आने वाली है जो अपना ठेला लगाते हो या रोज़ जो कमाई का साधन उनका यही जरिया है, उनके सामने दुविधाएं और ज़्यादा आने वाली है। इसीलिए सरकार की तरफ से जो उनको सहायता, अगर आप 1 साल पहले की अगर बात करते हैं और वो चित्रण अगर आपके दिमाग में हो तो सरकार ने उस दौर में खाने पीने की व्यवस्थाएं लोगों के घर तक मुहैया कराई थी, डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क था वो वहां तक पहुंचा था। लेकिन इस बार जो है इस तरह की स्थितियां दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की जो रेवेन्यू सोर्सेज जो लिमिटेड थे उनको वो डिलीवर करने में अपने आप को भी असहाय पा रही है। चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, दवाइयों का मामला हो, वो दवाइयाँ भी लोगों तक पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। इसी कारण से आपने देखा होगा, सुना भी है कि चारों ओर जो एक हाहाकार जैसा मचा हुआ है कि लोगों को ऑक्सीजन, अब हम इस बात को भी थोड़ा सा अगर चिंतित हो जाए इसके बारे में कि पानी जो है बोतलों में मिलने लग गया, ऑक्सीजन सिलेंडरों में मिलने लग गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक खाने की चीज़ है, वो भी फूड पैकेट के माध्यम से है। तो हम लोग प्रकृति से दूर होते हुए अपने आप को जिस तरह का एक आचरण व्यवहार करते हैं उसका भी नतीजा हमारे सामने है। लिहाजा स्थितियाँ बहुत गंभीर है, विकट है। और जहाँ तक जयपुर और गुलाबी नगर की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों में जो अपने आप को एक अनुशासित और आत्मनियंत्रित जीवन शैली का है, तो हाँ ये बात सही है कि लोगों का जो है सड़कों पर आना जाना थोड़ा कम हुआ है, वो भी सजग है, सचेत है। इस महामारी को रोकने के लिए प्रयास सभी तरह से किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा और जो सवाल ये है कि आप अपने आप को किस तरह से आचरित करते हो, आचरित करके मतलब आचरण किस तरह का करते हो और खुद को ही बचाव में ला करके आप इस महामारी को रोक सकते हो। लिहाजा सरकार का पूरा प्रयास है कि जन अनुशासन पखवाड़ा शब्द रखा है, अनुशासित होकर के अपने आप को जो है संचालित करो जीवन शैली को, तभी कहीं जाकर के आप कोरोना के इस संक्रमण से निजात पा सकते हो। केंद्र सरकार से लेकर के तमाम ग्राउंड लेवल तक जो आप कहना चाहिए कि स्थानीय निकाय की जो क्या कहना चाहिए कोरोना वॉरियर्स की हम बात करते हैं, वो पूरी तरह से अपनी ताकत को चुका है। हमने तो कई ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा है जो लगातार 24 घंटे जो है अपने मरीजों की, और डॉक्टर के पास में जो भी मरीज आता है, डॉक्टर की पहली जिम्मेदारी भी यही होती है कि किसी तरह से उसकी जान बच जाए, वो सर्वाइव कर जाए, तब आगे की बातें जो है सामान्य नॉर्मल होती जाएगी।
तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी मेडिकल जो से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो जी नहीं चाहता। बिल्कुल रमेश जी, कि माफ उसके कीजिएगा, आपको सामने- बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से ब्यूरो चीफ विवेक तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन को 6 मई यानी कि गुरुवार तक बढ़ा दिया गया है। और जिस प्रकार से लगातार हम इस बारे में बात भी कर रहे हैं, न सिर्फ देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कोरोना से होने वाली मृत्यु दर की बात कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में अच्छी खबरें भी आती हैं, राहत की खबरें भी आती हैं कि कई लाख मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लापरवाही और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हर राज्य में दिखाई दे रही है। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि बढ़ती संक्रमण की इस रफ्तार पर हम लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। विवेक जी। जी बिल्कुल उमंग, देखिए इस वक्त की खबर तो यही है कि जो लॉकडाउन था, जो वीकेंड था, उसको मंगलवार सुबह 6 बजे तक था, शुक्रवार शाम 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 6 बजे तक था, उसको एक्सटेंड कर दिया है 2 दिनों के लिए। और गुरुवार 6 बजे तक, सुबह गुरुवार 6 मई 7 बजे तक, तो 2 दिन का एक्सटेंशन कर दिया। सरकार एक साथ लॉकडाउन लगाना चाहती है, शायद इसी वजह से वो धीरे धीरे इसको एक्सटेंड कर रही है कि कहीं जनता में कोई भय, कोई पैनिक ना फैले और एकदम से लोग दुकानों की तरफ ना टूट पड़े, भारी भीड़ एकदम से दुकानों पर ना जाए। शायद इसी वजह से लिया जा रहा है कि धीरे धीरे करके लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है। अब अगर वो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके 2 पक्ष हैं, एक तो सरकारी पक्ष है और एक जो जमीनी हकीकत है वो है। सरकारी पक्ष की बात करें तो बीते 3-4 दिनों से या बीते 1 हफ्ते से कोरोना का ग्राफ उत्तर प्रदेश में नीचे आ रहा है। सरकार का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अपने पीक पर पहुंच चुका है, खासतौर से महानगरों में। जो उत्तर प्रदेश के महानगर हैं जिसमें लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, मेरठ, आगरा जैसे जिले हैं, यहाँ पर कोरोना अपने पीक पर पहुंच चुका है और वो नीचे की तरफ आ रहा है। जो ग्राफ हम लोग को दिए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें ये दर्शाया गया है कि इन महानगरों में तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन बीमारों की संख्या, मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस ग्राफ के कम होने पर भी राहत नहीं मिल पा रही है। जमीनी हकीकत जो है वो ये है। आज भी कुछ खबरें ऐसी आई कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो 4 अभी ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास महज कुछ घंटों का ऑक्सीजन का स्टॉक बचा हुआ है। वो सरकार को, प्रशासन को लगातार इंटीमेट कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन का स्टॉक नहीं है। तो इतना सब होने के बावजूद, ग्राफ के नीचे आने के बावजूद जो संसाधनों का अभाव है उत्तर प्रदेश में वो अभी भी बरकरार है। और अब जो भयावह स्थिति आने वाली है जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है वो ये है कि ग्रामीण इलाकों में उत्तर प्रदेश में कोरोना पहुंच गया है। शहरों से निकल करके पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। जाहिर बात है कि एक साथ लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, मतगणना का काम चल रहा है, वो भी 2-4 दिनों तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम पूरी बात करें तो सरकार का दावा है कि उसके पास 1,60,000 बेड्स हैं अस्पतालों में, प्राइवेट और सरकारी मिलाकर के। और उत्तर प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 3 लाख के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी गैप है सरकार के संसाधनों और जो जरूरत है उसके बीच में। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा था कि 500 मरीज जो अस्पतालों में जा रहे हैं उनमें से 450 यानी तकरीबन 90% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यह कोरोना का हाल है उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर बात है कि अगर 3 लाख एक्टिव पेशेंट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसका 90% आप सोच लीजिए कि वो कितनी बड़ी संख्या है। और कितनी बड़ी संख्या ऐसी भी है जो घरों में है और उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, अपने अपने संसाधनों से लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो भयावह स्थिति है उत्तर प्रदेश की और इसको नीचे आने में, इसको कंट्रोल करने में सरकार को अभी और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। लॉकडाउन उसमें से एक विकल्प जरूर है। लॉकडाउन लगने से, वीकेंड लॉकडाउन लगने से कुछ कमी जरूर आई है कोरोना के मामलों में, लेकिन अभी वो इतनी कमी नहीं है कि जो संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास है वो उसके लिए पूरे पड़े। तो कुल मिलाकर के स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं स्थितियां चुनौतीपूर्ण वाकई में बनी हुई है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में और तमाम भारत के उन राज्यों में जहां पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखी जा रही है। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का राजधानी देहरादून का। साक्षी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। साक्षी, आपके पास में आएंगे, उससे पहले कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 5000 से भी ज्यादा नए केस मिले हैं। 71 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। हालांकि 2935 लोग ठीक भी हुए हैं। और अगर कुल संख्या की बात कर ले अभी तक उत्तराखंड के अंदर, तो करीब करीब 2 लाख मरीज कोरोना के हो चुके हैं, जिनमें से 1,32,000 ठीक भी हुए। और एक्टिव केस की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 50,000 से ज्यादा है। देहरादून, कुछ प्रमुख शहरों की बात करें, राजधानी देहरादून में 2580 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में, हालांकि जैसा लग रहा था कि एक बड़ी लहर हरिद्वार में देखी जा सकती है कोरोना की, लेकिन वहां पर एक आश्चर्यजनक आंकड़ा आया है जो कि एक राहत देने वाला है कि मात्र 628 ही वहां पर सामने आए हैं कुंभ होने के बाद भी।
खैर, नैनीताल की बात करें तो 436 वहां पर नैनीताल में नए संक्रमित मरीज मिले। और एक दुख की खबर यह भी है कि लगातार जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं या कोरोना से निपटने के लिए जो भी हम कह सकते हैं टास्क फोर्सेस बनाई गई है, अब उस फोर्सेस के लोग भी, कोरोना वॉरियर्स भी लगातार कोरोना के शिकार होते जा रहे हैं। उन्हीं में से कोरोना के समीक्षा अधिकारी दिनेश मंद्रवाल जी का निधन हो गया है। साक्षी, क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की तस्वीरें हैं तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कोरोना की चपेट में पूरी तरीके से आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों की बात करें तो हर जिले में आप देखेंगे कि संक्रमण जो है पूर्ण तरीके से फैल चुका है। अगर पहाड़ी जिलों की बात करी जाए, उत्तरकाशी की बात करी जाए, हल्द्वानी की बात करी जाए, तो वहां पर भी संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से आपने कहा कि राहत की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्वस्थ भी हो रहे हैं। और उमंग, इसका पूरा श्रेय जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है, जो दिन रात सेवा नियुक्त हैं। और दिन रात देखा जा सकता है कि लोगों की सेवा में उतारू हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन इसके अलावा दूसरा एंगल अगर हम उमंग देखें, जिस तरीके से केसेस आप बता रहे हैं कि हरिद्वार में कम आए और विभिन्न जगहों में जिस तरीके से केसेस में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, कहीं ग्राफ ऊपर है तो कहीं नीचे है, तो इसकी कहीं ना कहीं वजह यह भी हो सकती है उमंग। देखिए जिस तरीके से जिलों में टेस्टिंग हो रही है, कहीं जो है सुचारू रूप से टेस्टिंग चल रही है और कहीं ना कहीं टेस्टिंग में कमी देखी जा रही है। उसके चलते भी कहीं ना कहीं हेल्थ बुलेटिन में जो ग्राफ है वो अपलिफ्ट और डाउन होता हुआ में नजर आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि अगर टेस्टिंग जो है लगातार और ज्यादा होती रही तो हो सकता है कि संक्रमण का खतरा और बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति है उमंग, अगर बाजारों का रुख करेंगे, लॉकडाउन लगा होता है, उसके बावजूद भी लोग लापरवाही जो है साफ तौर पर बरतते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि अगर जिस तरीके से सैटरडे संडे वीकेंड लॉकडाउन था उसके मद्देनजर देखें तो प्रशासन की कड़ाई देखने को जरूर मिली, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जो है उससे बढ़कर दिखी। तो यानी कह सकते हैं कि लापरवाही अपनी जगह लोगों की देखने को मिल रही है। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं जिला अधिकारियों के साथ, प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों के साथ, और तमाम जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग प्राइवेट संस्थानों के साथ भी मिलकर कहीं ना कहीं जागरूकता जो है लोगों के मन में लाई जाए और साथ में इस चेन को तोड़ना कितना जरूरी है लोगों तक पहुंचाया जाए। वहीं अगर बात करी जाए उमंग की जिस तरीके से फैसिलिटीज और ज्यादा बढ़ाने की बात जो है लगातार मांग उत्तराखंड में हो रही है, केंद्र के द्वारा जो है केंद्र तक जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा जा रहा है कि जो बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करी जाए, तो उस पर भी कहीं ना कहीं विचार हो रहा है। वहीं अगर हेल्पलाइन नंबर्स की बात करी जाए, जो तमाम हेल्पलाइन नंबर्स मुख्यमंत्री द्वारा और सरकार द्वारा निकाले गए हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं लोगों की जो शिकायत आ रही है उमंग वो ये है कि कुछ हेल्पलाइन नंबर्स ऐसे हैं जो फोन नहीं उठाते और बहुत ही बदतमीजी से और बदसलूकी से बात करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने का विचार है। और इसको जब मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत जो है संज्ञान लिया जाए और जो लोग इस तरीके का कर रहे हैं उन पर पुनः कार्यवाही भी की जाए। यानी कह सकते हैं कि अपनी तरफ से सरकार प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है उमंग कि किस तरीके से जनता इस चीज को लेती है। देखिए 3 दिन का जो है लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है और सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है उमंग, जिस तरीके से न्यूज इंडिया लगातार जो है अपने सारे सूत्रों को सच करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है कि ये लॉकडाउन जो है 3 दिन के अलावा भी बढ़ सकता है। यानी कह सकते हैं कि अब सरकार जो है उत्तराखंड के लिहाज में और सोच रही है, क्योंकि उमंग देखिए जिस तरीके से टोपोग्राफी उत्तराखंड की है, सब एक दूसरे के करीब करीब वाले जिले हैं, तो संक्रमण बढ़ने का खतरा कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि अपनी तरफ से जो है सरकार प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता इस चीज को किस तरीके से लेती है उमंग। बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की तरफ से प्रयास तो किए जा रहे हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से सभी को बता रहे हैं और जनता को भी हम कह रहे हैं कि अब तो आप जाग जाइए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी जनता के ऊपर ही होती है। सरकार लाख कोशिशें कर ले, सरकार लाख सख्ती लगा ले, लेकिन जनता कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल लेती है। उसके बाद पहले से बहाने तैयार रहते हैं। तो जनता की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पहले शिकार जनता ही हो रही है और शायद यही एक वजह है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। गौरव शर्मा हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी दिल्ली के भी हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाख दावे कर ले, केंद्र सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो वहां पर स्थिति कुछ बहुत ज्यादा सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही। गौरव जी उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के हालात जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, उन्हीं तरह से देखा जा रहा है।
यहाँ पर जो शमशान घाट और कब्रिस्तान है दोनों लगभग भरे हुए रहते ही हैं। और दिल्ली में अभी 2 दिन पहले जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सेना की मदद के लिए विचार करें। यहाँ के जो स्थानीय बीजेपी के लीडर्स है और अन्य लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि सेना को बुलाने में कोई अब शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि हालात दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। और दिल्ली में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा कि रात को ही सुप्रीम कोर्ट ने जो रात को ऑर्डर दिए हैं सुमोटो संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार लॉकडाउन के विषय में विचारे। हालांकि उन्होंने इसके साथ यह भी कहा है कि लोगों की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन जिस तरीके से अब सुपर स्प्रेडर बन चुके हैं राज्य, तो अब स्थिति को समझने के लिए लॉकडाउन अत्यंत आवश्यक हो गया है और सख्ती अत्यंत आवश्यक हो गई। जी उमंग। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं सख्ती बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो गई है क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि लोग बाग बीच का रास्ता निकालने में बड़े माहिर हैं। अगर हम उन्हें बॉर्डर पर रोकेंगे तो कुछ ना कुछ बहाने उनके पास हमेशा तैयार रहते हैं कि उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में क्यों मूव करना है, उसके बहाने पहले से तैयार रहते हैं। कुछ लोग इसमें सफल हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, लेकिन वो एक बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का वो परिचय देते हैं। और शायद यही वजह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो आवागमन हो रहा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम सभी एक मत है कि प्रशासन को भी सख्ती अब दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल भी ढील देने की जरूरत नहीं है। पुरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पुरेश जी, हमने कई बार इस बारे में बात करी है, लॉकडाउन की संभावनाओं पर बात करी है, और अगर लॉकडाउन लगता भी है या अगर अभी हम राजस्थान की बात करें तो लॉकडाउन से कम भी इसे नहीं कहा जा सकता। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग समय यहां पर दिया गया है कि आप इस समय से लेकर इस समय तक आप अपने अपने प्रतिष्ठान आप खोल सकते हैं। आवाजाही इंटर स्टेट की अभी हम कह सकते हैं कि बंद है या फिर बहुत ज़रूरी होने पर ही आपको एंट्री दी जा रही है। और यही स्थिति हम कह सकते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी लगा रखी है। यानी कि सख्ती कागजों पर तो है और कहीं कहीं पर वास्तविक स्थिति में भी सख्ती दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी सख्ती के साथ साथ ढील भी दिखाई दे रही है। अगर प्रॉपर लॉकडाउन लगता भी है और ढील यही दिखाई दी, लापरवाही जनता की तरफ से भी दिखाई दी, तो फिर ऐसे में मतलब क्या रह जाता है लॉकडाउन का, और क्यों नहीं राज्य सरकारें संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में सोच रही हैं? रमेश जी। जी उमंग, पहली बार जब लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किया गया पिछले साल, तब लोगों में एक अलग तरह का एक कहना चाहिए कि वातावरण बना, एक महसूस हुई कि लॉकडाउन यह चीज़ होती है। हमने सिर्फ किताबों में सुना था या कहीं पढ़ा होगा कि लॉकडाउन के अंतर्गत या लॉकडाउन की परिस्थितियों में सरकार के पास में असीमित अधिकार आ जाते हैं, जिसमें कि वह पूरी तरह से किसी भी अनवांटेड सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकती है। देखा है पिछले साल में कि जब अप्रैल मार्च के महीने में लॉकडाउन लगे थे और लोगों का बाहर निकलना भी दूभर हो गया था। यह बात सही है और हकीकत है, उसका एक असर दिखाई दिया कि उस दौर में तुरंत इस महामारी को कंट्रोल में भी कर लिया गया। और जो हालात आज की बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, उस समय ऐसा ना तो सुनने को पढ़ाने को मिला कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है या दवाइयों की किल्लत हो रही है। लेकिन जो उसमें ढील बरतती गई और नवंबर दिसंबर के आते आते हम एक उच्च श्रृंखल जैसी स्थिति में आ गए कि कोरोना तो चला गया, हम वापस पुरानी जो हमारी एक जीवनचर्या थी उसमें वापस आ गए। उसी का ही घातक परिणाम रहा कि कोरोना ने जो रूप और रंग जो बदलते हुए लोग बार बार कहते रहे और एक्सपर्ट्स भी इस बारे में जो है अपनी राय देते रहे कि कोरोना एक ऐसा वायरस है या ऐसी बीमारी है जो किसी एक फ्रेमवर्क में उसको बांध करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन लापरवाही कह लो या कि अतिवादिता कह लो, उस अतिवादिता का असर ने आज की इस भयानक स्थिति में फिर ला करके वही खड़ा कर दिया जहां से हम शुरू हुए थे। मतलब 365 दिन के उस चक्रकाल के तो हम अभी तक तोड़ नहीं पाए। ये अभिमन्यु की तरह एक ऐसा चक्रव्यूह हो गया जो एक बार सुन तो सका, अभिमन्यु उसमें फंस जाता है और उस चक्र से वो बाहर निकलने के रास्ते नहीं खोज पाता है। इस कारण से उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। यही स्थिति आज सभी सरकारों के सामने है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार की हो या वो तमाम एक इंडिविजुअल राजनेता हो जो अपने को लीडर के तौर पर पेश जरूर करते हैं। वे सारे उस चक्रव्यूह के अंतर्गत फंसे हुए हैं। अब उनको रास्ता निकल
बाहर निकलने का नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे निकाला जाए। इस बीच में जब कोर्ट्स अपना संज्ञान लेकर के जो सरकारों को, शासन सत्ता में बैठे लोगों को यह चेता रहा है कि अभी भी वक्त है, इसको कंट्रोल में कर लें। अब लॉकडाउन की जहाँ तक की स्थिति है, लॉकडाउन पहले भी लगा और जब लॉकडाउन लगा था तब जो स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं थी और धीरे धीरे उसमें जब ढील होती गई और उसकी तरह से कहना चाहिए कि पूरी तरह से उसकी पालना नहीं हुई, उसका असर दिखाई दिया कि तीज त्यौहार हो, वार त्यौहार हो या खुशी के अवसर हो, सभी में हम लोग नाच गाने लग गए ऐसे जैसे कि अब बिल्कुल सब सामान्य होता गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए कभी कभी कहते हैं कि अभिमन्यु को ज्ञान तो बहुत हो गया था, लेकिन उस ज्ञान का वो व्यवहार के रूप में प्रैक्टिकल करना उसको नहीं आया। और वो प्रैक्टिकल करने की जो बात है वो आज के राजनेताओं को भी समझ जानी चाहिए कि उस 365 के कालखंड को देख करके अभी भी वो वैसी की वैसी ही व्यवस्थाओं में लगे रहे जैसा कि चुनावों के दौरान देखा गया। 5 राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन आज पश्चिमी बंगाल में जो संक्रमितों की संख्या जो बढ़ी है वह कोई आज एक दिन की नहीं है, वो एक लगातार कंटिन्यूइंग प्रोसेस था जो आज उभर करके हमारे सामने दिखाई दे रही है। लिहाजा लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम कोर्ट्स ने सरकार की व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और वो सवाल जब तक जवाब में तब्दील नहीं होंगे, इसी तरह से ये जो है संवाद चलता रहेगा। लिहाजा आज फिर एक बार उसकी चीज़ की ज़रूरत है कि कठोरतम जो है लॉकडाउन लगा जाए और उस कठोरतम लॉकडाउन में पिछली बार जो हश्र हुआ, जैसा कि दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, वहाँ से जो लोगों का पलायन हुआ, उस पलायन को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने उस ज़माने में पहली बार ये कहा था कि जहाँ जहाँ आप रहते हो वहीं टिक जाओ, खाने पीने की व्यवस्थाएं सरकार करेगी या जो भी जिस तरह की व्यवस्था होगी आप एक बार वहाँ पे रह करके अपने आप को कंट्रोल में रख लो। लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये पड़ा कि लोगों ने उस चीज़ को माना नहीं और अति में आकर के जो ट्रांसफर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले में हुए, उसका असर दिखा और कमोबेश आज स्थितियां भी वैसी ही बनती जा रही है। हालांकि राज्यों की सीमाएं सील हो जाती है और जिलों की सीमाएं सील हो जाती है, सवाल जवाब बहुत होते हैं, पूछताछ बहुत होते हैं, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं दिया कि अभी तक हम उस चेन को तोड़ने में सफल नहीं हुए। लिहाजा सवाल बहुत है इसके और जवाब भी ढूंढने ही पड़ेंगे। अब जवाब कहाँ से ढूंढेंगे जाएंगे, वह अभिमन्यु ने आधा जो ज्ञान प्राप्त किया और आधा ज्ञान उसको प्रैक्टिकल उस पर बराबर ढंग से वो कर नहीं पाया। लिहाजा आपदा बहुत गंभीर है, उस आपदा में से ही सवाल और जवाब निकल के आते हैं, समाधान भी वहीं से ही निकल के आते हैं। इसीलिए स्व प्रेरित और स्व संज्ञान होते हुए हर व्यक्ति इसमें अगर अपना पार्टिसिपेशन करेगा, सहयोग करेगा, तभी जाकर के इस चेन को तोड़ा जा सकता है। और बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब हर एक व्यक्ति को संज्ञान लेना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी पड़ेगी, तभी इस चेन को तोड़ा जा सकता है। और जिस प्रकार से ठीक है वैक्सीनेशन भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों का भी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि उसमें भी कई राज्यों में, कई शहरों में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे थे, विवेक जी आपके पास आना चाहेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की भी अगर बात करें, वैक्सीनेशन की जो हम कह सकते हैं तीसरी ड्राइव जो स्टार्ट की गई, क्या आपको नहीं लगता विवेक जी कि इस बार दूसरी लहर आने के बाद में न सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए बल्कि लॉकडाउन की जो बातें इतने दिनों से चल रही हैं उसको भी देखते हुए, और इसके साथ में अगर एक चीज और जोड़ ली जाए, चुनाव, भले ही वो विधानसभा के चुनाव हो, उपचुनाव हो, एक सीट के चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, इन तमाम फैसलों को अगर जोड़कर देखा जाए तो क्या आपको विवेक जी नहीं लगता कि कहीं ना कहीं न सिर्फ राज्य सरकारों से बल्कि केंद्र के स्तर पर भी थोड़ी सी चूक हो गई और इस चूक का लाभ कोरोना उठा गया? विवेक जी ये थोड़ी सी चूक नहीं होगा, ये भयंकर भूल कही जाएगी और हमेशा इसको आगे चलकर लोग इसकी विवेचना करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे। देखिए, अगर हम अपनी घड़ी को 1 साल पीछे की तरफ ले जाएं और इस बात को का आकलन करें कि जो पिछली बार लॉकडाउन लगा था उस वक्त क्या परिस्थितियां हुई थी, क्या क्या हुआ, तो आपको याद होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज राज्यों के लिए अनाउंस किया था। इसी उत्तर प्रदेश में 44 लाख प्रवासी मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात से भागकर
उत्तर प्रदेश और बिहार में गए थे, उसमें से 44 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोजगार यहीं पर दे दिया था। 8 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में फ्री राशन बांटा गया था। सिर्फ आपके पास राशन कार्ड है और बीपीएल कार्ड है तो आप जाके फ्री में कोटे की दुकानों से अनाज ले सकते हैं। क्या सरकार के पास आज इतने संसाधन फिरते हैं? क्या केंद्र सरकार ने अब तक ये कदम क्यों नहीं उठाए? आखिर राहत पैकेज का ऐलान क्यों नहीं किया गया जैसा पिछली बार किया गया था? तो लॉकडाउन लगाने के पहले सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हों, इन सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा। एकदम से लॉकडाउन लगाकर आप लोगों को बंद तो कर सकते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में या देश के तमाम हिस्सों में जो गरीब लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको क्या देंगे? उनको कैसे खिलाएंगे? उनको खाना कैसे मिलेगा? उनको दवाएं कैसे मिलेगी? सरकार ने पिछली बार कैश अमाउंट भी गरीबों के खाते में ट्रांसफर किया था एक बड़े पैमाने पर। तो ये सारी चीजें पिछली बार की गई थी, जो इस बार अब तक ना उसके बारे में कोई चर्चा की जा रही है, ना अब तक कोई। बिल्कुल विवेक जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जिस प्रकार से अभी आपने जिक्र किया कि पिछली बार तमाम व्यवस्थाएं की गई थी कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि तमाम गरीब लोगों को, जो बीपीएल में जो आते हैं उन लोगों को, और जो प्रवासी मजदूर है कहीं ना कहीं उन लोगों को भी राहत प्रदान करने की पूरी कोशिश की गई थी, न सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि कई समाज सेवी भी आगे आए थे। लेकिन अब की बार इन कोशिशों को देखा नहीं जा रहा है। इक्का दुक्का उदाहरण अगर छोड़ दे तो क्या आपको नहीं लगता कि वो कोशिशें इसलिए नहीं हो रही? हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक विचार है, हो सकता है कि इस विचार में कुछ संशोधन भी हो, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पिछली बार क्योंकि चुनावों की इतनी ज्यादा मारामारी नहीं थी और इस साल चुनाव भी हुए, तो सरकार की आधे से ज्यादा मशीनरी, भले ही वो केंद्र सरकार की हो या जिन जिन राज्य में चुनाव हुए हो उन राज्य सरकारों की हो, आधी से ज्यादा मशीनरी उन चुनावों को कराने में लग गई। आधे से ज्यादा जो सरकार का पैसा है केंद्र का या राज्य का, उन चुनावों में लग गया, प्रचार में लग गया। इस वजह से इस बार ये इंतजाम नहीं हो पाए या फिर ध्यान नहीं दिया गया इन इंतजामों पर? विवेक जी। जी नहीं, ध्यान तो जरूर दिया गया होगा, लेकिन सरकार चुनाव में फंसी रही और चुनाव कराना उसके लिए ज्यादा जरूरी था और शायद इसी वजह से ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। वैक्सीनेशन की आप चर्चा उमंग कर रहे थे, वैक्सीनेशन का हाल उत्तर प्रदेश में ही यही है, जबकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है ऐसा कहा जाता है। कई जिलों में वैक्सीनेशन एक दिन के बाद बंद हो गया है, वहाँ वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। यही कई स्टेट का हाल है हिंदुस्तान में। तो सरकार कोशिश अनाउंस तो कर देती है, चाहे वो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो जाए, चाहे वो वैक्सीनेशन का अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन उसके बाद वो सारी चीजें कैसे होंगी? सरकार ने फिलहाल अपनी पूरी ताकत ऑक्सीजन और बेड और अस्पताल के संसाधन जुटाने में कर दिए हैं। इस बार का जो संक्रमण है वो 40 से 50% है, यानी 100 लोगों का अगर टेस्टिंग होती है तो उसमें से 30 से 40 लोग संक्रमित निकल रहे हैं। तो रफ्तार बहुत ज्यादा है कोरोना की, और ये सारी चीजें सरकार को नवंबर दिसंबर से ही प्लान कर लेना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त 0 सर्वे आ गए थे और यह कहा जा रहा था कि दूसरी लहर हिंदुस्तान में आने वाली है जो पहली लहर से कहीं अधिक भयावह होगी। तो ऐसा नहीं है, जानकारियां नहीं थी, जानकारियां थी लेकिन प्लानिंग नहीं की गई, और अब लॉकडाउन लगा भी देते हैं तो उससे दूसरी तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जिसका निदान सरकार के पास बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब सरकार एक तरह से चक्रव्यूह में फंस गई है, देखते हैं कि क्या करती है। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं सरकारें भी अब फंस चुकी हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तरफ से प्रवासी मजदूरों की स्थिति को देखते हुए और जो रोजमर्रा मतलब जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं इन लोगों की स्थिति को देखते हुए सरकार शायद अभी डर रही है, क्योंकि उनके पास इनकी व्यवस्था करने के लिए या तो योजना नहीं है, और अगर योजना है तो पैसा नहीं है या फिर इच्छा शक्ति नहीं है। इन तमाम चीजों में सरकारें फंस चुकी है, न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार, और शायद यही वजह है कि लॉकडाउन के बारे में बातें तो की जा रही हैं लेकिन इसे लगाना है या नहीं लगाना है इस निर्णय पर अभी आना मुश्किल लग रहा है। खैर, उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। साक्षी, आपसे बात करना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी विवेक जी ने भी कहा, उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना, राजस्थान का आपने हाल सुना, राजधानी दिल्ली का आपने हाल सुना, देश का हाल आपने सुना, तो वहीं अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो जिस प्रकार से तमाम धार्मिक यात्राएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन बात वही है कि आप, जैसा कि विवेक जी भी कह रहे थे कि आप बंद तो कर सकते हैं, बंद करना बहुत आसान होता है, लेकिन बंद करने के बाद में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति इस बंद या फिर इस लॉकडाउन के कारण बिगड़ेगी, उनकी अगर आप व्यवस्था नहीं करेंगे तो इस लॉकडाउन के लगाने से, ठीक है आप कोरोना के आंकड़ों पे तो लगाम लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होगी और आर्थिक स्थिति खराब होने से जिन लोगों का जीवन खराब होगा, उनके बारे में क्या, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? और ये बात इसलिए भी जरूरी है साक्षी, क्योंकि उत्तराखंड, जैसे कि हम बार बार जिक्र करते हैं, पर्यटन पर आधारित उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति रहती है, और क्योंकि पर्यटन पर आधारित रहती है तो पर्यटन से जुड़े
कई लोग हैं जिनका रोजगार सिर्फ और सिर्फ इस पर्यटन की गतिविधियों पर रहता है और अभी पर्यटन नहीं हो रहा है कोरोना के डर के कारण, कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के कारण, लेकिन साथ ही साथ लोगों की आर्थिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। साक्षी, बिल्कुल उमंग, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था अगर देखी जाए तो पर्यटन पर ही निर्भर रहती है और अगर लोगों की जेब के अलावा भी अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार का राज्य कोष भी कहीं ना कहीं पर्यटन से ही भरता है। यही कहीं ना कहीं वजह बताई जा रही है जो संसाधनों की कमी जो है उत्तराखंड में आ रही है और पूर्ति नहीं हो पा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि राज्य कोष में कहीं ना कहीं पैसों की कमी है। वहीं अगर बात करें लोगों की जेब की, जिस तरीके से देखिए पहले लॉकडाउन लगा था और कहीं ना कहीं सबकी जेब में सीधे तौर पर असर पड़ा और सबने सोचा कि चलिए अब जो आने वाला साल आएगा 2021, इसमें अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरेगी और जेब भी कहीं ना कहीं संभली जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से देखा गया कि पूरे तरीके से जो है अब क्योंकि छोटे छोटे ये लॉकडाउन लग रहे हैं और जिस तरीके से देखा जा सकता है कि अब सरकार पूरे तौर पर बता नहीं रही कि कब तक का लॉकडाउन होगा और पूरी बातें स्पष्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। और वहीं अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि यात्राएं भी कहीं ना कहीं बंद कर दी गई हैं, हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगर स्थिति ठीक होती है तो यात्राएं खोल दी जाएंगी। लेकिन देखिए, इस एक बात पे सबकी जेब निर्भर है, हर किसी की जेब निर्भर है। वहीं जब हमने एक बार प्रवासियों से बात करी थी तो उनका भी ये कहना था कि लॉकडाउन लगा तो लगा, लेकिन जिस तरीके से जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ा, तो जब घर पे राशन की कमी हुई तो कहीं ना कहीं पता चला कि कितनी ज्यादा भयावह जो है ये स्थिति हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ देखिए लापरवाही इसके एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है और वहीं रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन भी कहीं ना कहीं उमंग कह सकते हैं, इसको एक गलत वजह है। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा पर्यटन रोक दिया गया है, तो किस तरीके से जो है लोगों का घर चलेगा, क्योंकि देखिए आप तो लॉकडाउन लगा देंगे लेकिन उस लॉकडाउन में राशन किस तरीके से इकट्ठा करना है, किस तरीके से अपना घर चलाना है, जब लॉकडाउन हटेगा तो बच्चों के स्कूल की फीस किस तरीके से देनी है, ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता के ऊपर निर्भर होगा। इसीलिए देखिए सरकार को ये कोई विचार बनाना चाहिए कि किस तरीके से जो है लोगों को भी लाभ हो। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो उसके बाद ऐसी स्थिति ना हो कि भूखमरी की कहीं ना कहीं स्थिति जो है उत्पन्न हो जाए, तो इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए। लगातार जो है अलग अलग प्रस्ताव पर्यटन मंत्री के सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है आप जो स्मॉल स्केल वर्कर हैं, देखिए आप जब बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड का रुख करते हैं, पहाड़ों की ठंडी हवाओं का रुख करते हैं। तो वहीं अगर जो स्मॉल स्केल वर्कर हैं जो अलग अलग रेड़ी लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, तो उनका उसमें बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है कि उसी समय जो है उनकी आमदनी होती है। लेकिन क्योंकि इस समय जो स्थिति है कोरोना की, तो उसके मद्देनज़र अब पर्यटन मंत्री को सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो है लोगों की जेब को भी ना रोका जाए और साथ में जो ये संक्रमण की चेन है इसको भी रोका जाए। तो इसमें कह सकते हैं उमंग की अगर स्वास्थ्य सुविधाओं पे सरकार विचार कर रही है, तो वहीं पर्यटन के द्वारा जो राजकोष आता था उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार विचार करे। जी बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब विचार करना तमाम सरकारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उत्तराखंड या फिर और भी कई राज्य जो जिनकी आर्थिक स्थिति सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पर आधारित है, उन सरकारों को अगर पर्यटन बंद है, जाहिर सी बात है कोरोना की इस बढ़ती लहर के बीच पर्यटन बंद करना लाजमी भी था, लेकिन अगर पर्यटन बंद है तो पर्यटन पर आधारित जो व्यवसाय है, पर्यटन पर आधारित जिन लोगों की हम कह सकते हैं जिन लोगों का घर चलता है, उनके बारे में विचार करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत जल्द इस पर विचार करने की ज़रूरत है। खैर, दिल्ली का रुख कर लेते हैं गौरव। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि अगर इतनी ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है तो आप सेना की मदद क्यों नहीं ले रहे हैं, तो अब ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद ही दिल्ली सरकार की नींद जागी है। सेना की मदद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी भी लिखी गई है। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे गौरव? जी उमंग, जो एक महीने पहले दिल्ली सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए था, उसके लिए दिल्ली सरकार इंतजार करती रही कि कब हमें हाईकोर्ट से फटकार मिले या हमारे नागरिकों की मौत हो और उसके बाद हम जागे और ये निर्णय ले। और मैं आपको बता देता हूं कि मैं रेगुलर जो है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स को देखता हूं। मैं सरप्राइज हूँ कि जिस हाईकोर्ट ने जब ये बार बार दिल्ली सरकार से कहा था कि आप सेना की मदद क्यों नहीं लेते, तो दिल्ली सरकार के जो अधिवक्ता थे राहुल मेहना, वो बार बार इस बात को डिनाई कर रहे थे कि हम अपने हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, हम सरकार से बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और देर रात ये चिट्ठी लिखी गई है और अब यकायक दिल्ली सरकार को याद आई है कि हमें अब सेना की मदद लेनी चाहिए और सेना ही अब इसको नियंत्रित कर सकती है। यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सेना जो होती है वो
मेरा सेना के ऑफिसर से बात हुई थी, तो सेना के ऑफिसर ने ये कहा था कि दिल्ली एनसीआर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, सेना किसी एक विशेष टास्क के लिए उतारी जाती है, सेना पूरे दिल्ली में नहीं फैल सकती, सेना को कोई टास्क दिया जाएगा, कोई क्षेत्र दिया जाएगा तो सेना उसको संभाल सकती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है और अब दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है और सेना को अब उतारा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं हम कि सेना जो है अपनी तरह से डैमेज कंट्रोल करने में सक्षम है और वह कर लेगी। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं और अभी उन्होंने सेना उतारने की सोची है, तो उसके लिए फिर अब हमें एक वीक तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, सेना को सब स्थिति समझनी पड़ेगी और उसके बाद ही हालात को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो देर से ही सही, दिल्ली सरकार की नींद तो टूटी है, देखते हैं अब आगे होता है क्या। जी उमंग। बिल्कुल गौरव, और कहीं ना कहीं इसमें ये बात भी देखी जा रही है कि अब कोरोना को रोकने के लिए जहां जहां पर भी जिन जिन राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में एक जो टास्क फोर्स हर जगह बनाई गई है, अब कोरोना को रोकने के लिए उस टास्क फोर्स के अधिकारी खुद अपना दर्द यहाँ पर बयां कर रहे हैं, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर्स तमाम सरकारों की तरफ से या फिर कई पार्टियों की तरफ से, कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से जारी किए गए हैं, उन हेल्पलाइन नंबर पर भी अब आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर के, बेड को लेकर के, वेंटिलेटर को लेकर के, लेकिन तमाम लोग अब सिर्फ और सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं और वो किससे अपना दर्द बयां करें, क्योंकि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर तो शुरू कर दिए, भले ही सरकार की तरफ से शुरू हुए हो या फिर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से शुरू किए गए हो, ठीक है, इक्का दुक्का मदद भी की जा रही है, लेकिन मदद की आवश्यकता अब इतने बड़े पैमाने पर है कि वो हेल्पलाइन नंबर भी हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं। गौरव जी उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हेल्पलाइन के लिए भी नींद राजनीतिक दलों की ऐसे नहीं टूटी है। जितने भी स्टेट्स में हियरिंग चली है, हाई कोर्ट में हियरिंग चली है, तो उन्होंने कोरोना को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है राजनीतिक दलों से, जहां पर उनकी सरकार है, उनको कहा है, सभी सरकारों को ये बात कही है, चाहे मद्रास की हो, चाहे तमिलनाडु की, चाहे पंजाब की, कहीं पर भी ये मामला चला तो उन्होंने कहा है कि आप कोविड को मैनेज करने के लिए अपना पोर्टल बनाइए, उस पर हेल्पलाइन नंबर दीजिए। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू कोई डिमांड आती है और आप उस पर उस कॉल को डिनाई करते हैं या नहीं सुनते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट माना जाएगा, अवमानना माना जाएगा। तो इस तरीके से राजनीतिक दलों को समझ में आया है कि हमें कौन सी जिम्मेदारी निभानी है। यह सारी तैयारी जो आज राजनीतिक दल कर रहे हैं, सरकारें जो सोच रही हैं, यह 1 महीने पहले से इनको सोच लेना चाहिए था, क्योंकि सेकंड स्ट्रेन जब ब्रिटेन में आया था उसके 6 महीने बाद तक की स्थिति सरकारों की ये थी कि वो जागी नहीं थी, और अब जब जागी हैं तो उनके हाथ पांव फूलने लगे हैं, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। हेल्पलाइन की नंबरों की बात करें तो मोस्टली जो हेल्पलाइन नंबर है वो हैंग चलते हैं, या उनके पास अल्टरनेट नहीं होता कि वो कहाँ बेड को बताए, कहाँ वेंटिलेटर्स को बताए। दिल्ली की मैं आपको बात बताता हूँ कि दिल्ली की हालात ये हैं कि जो मोस्टली बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है। अब इसमें हेल्पलाइन नंबर भी क्या करेगा, पेशेंट को देने के लिए उनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जी उमंग। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं पेशेंट को देने के लिए कई हॉस्पिटल्स, भले ही वो बड़े हॉस्पिटल हो, छोटे हॉस्पिटल्स हो, तमाम अस्पतालों की जो हम कह सकते हैं व्यवस्थाएं अब हम धीरे धीरे धराशायी होती जा रही है। सरकार से मदद अब ये खुद हॉस्पिटल्स भी मांग रहे हैं कि अब हम भी क्या करें, बालकनियों तक में बेड लगा दिए गए हैं जितने अवेलेबल हो सकते हैं। तमाम सामाजिक संस्थाएं, तमाम धार्मिक संस्थाएं, एनजीओज भी मदद करने को आगे आ रहे हैं, लेकिन आप बेड तो लगा देंगे, आप 500, 600, 1000 तक भी आप बेड लगा देंगे, लेकिन उन बेड पे मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं कहां से आएंगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां से आएंगे, वेंटिलेटर की मशीनें कहां से आएंगी। तो इन सभी समस्याओं से हर एक इंसान जूझ रहा है, हर एक संस्थाएं जूझ रही हैं। रमेश जी, आपका रुख कर लेते हैं, हालांकि समय इजाजत बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन फिर भी फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहेंगे बहुत कम शब्दों में लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर। रमेश जी। जी उमंग, अभी जो है कॉल सेंटर्स की बात आ रही थी, सभी सामाजिक संगठनों, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या जो स्वयंसेवी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है। बंद कमरों की अजीब दास्तां है, वहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी तन्हाई है। मतलब ये है कि ये कॉल सेंटर्स की भी एक लिमिटेशन से वो क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या बातचीत कर सकते हैं, उनके पास में भी जो है कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे कि वो लोगों को राहत दे सके। हाँ, कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ है, स्थितियाँ भयावह है, सरकार के सीमित संसाधन है, और उन सब में से भी अगर
हर व्यक्ति अपनी तरफ से अपने स्तर पर अगर कोई प्रयास करता है तो बचाव का वही एकमात्र उपाय है। इसीलिए बार बार अनुशासित जीवन शैली और अनुशासित आचरण पर जोर देते हुए सिर्फ इतना सा कहना है कि खुद अपने आप को बचा करके रखिए और आसपास में अगर आप खुद बचे हुए हैं तो दूसरों को किस तरह से बचाया जा सकता है उसमें भी अगर थोड़ी सी हर व्यक्ति अपनी अगर तरफ से प्रयास करे, मदद करे, आसपास में मिल करके एक साथ जो है सहयोग और समन्वय के साथ में इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करे तो निश्चित रूप से कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ के बचाव ही एकमात्र उपाय को हाथ में लेकर के हर व्यक्ति अनुशासित होकर स्वयं कंट्रोल होकर के अगर काम करेगा तो निश्चित रूप से इसके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। जी उमंग जी बिल्कुल रमेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा मूल मंत्र भी है कि अपना बचाव अपने हाथ में ही है। और जाहिर सी बात है, अपना बचाव अगर हम कर सकते हैं अपने, तो हम अपने परिवार का, उसके बाद अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, और धीरे धीरे अगर इस चेन को हम बना लें, अगर अपने बचाव करने की आदत की इस चेन को हम बढ़ाएंगे तो कोरोना की जो ये चेन है उसको बिल्कुल हम तोड़ सकते हैं। साक्षी, आपके पास आना चाहेंगे, बेहद कम शब्दों में लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर फाइनल कमेंट। साक्षी। अब बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड में, तो साफ तौर पे कह सकते हैं और सब कोई अपना कहीं ना कहीं ये विचार भी दे रहे हैं कि लगातार जो है जिस तरीके से स्थिति है तो लॉकडाउन पर विचार करे सरकार। लेकिन वहीं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरीके का लॉकडाउन लगाया जाए ताकि सीधे तौर पर जो है जेबों पर असर भी किसी के ना पड़े, और इस तरीके से जो है प्राथमिकता में रखा जाए कि किसका दुकान खोलना, किसका जो कारोबार है वो ज़्यादा ज़रूरी है इस लॉकडाउन में संचालित रहना। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए। जिस तरीके से लगातार देखा जा सकता है मुख्यमंत्री भी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो हो सकता है उमंग, जिस तरीके से सूत्र भी ये बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन ये वाला लॉकडाउन पिछले बार के लॉकडाउन से बहुत हटकर होगा। हो सकता है इस पर जो है विचार करा जाए कि किस तरीके से जो है सीधे तौर पर जेबों पर असर भी ना पड़े और चेन को भी जो है तोड़ा जा सके। उमंग जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इसी जद्दोजहद में और इसी पसोपेश में शायद सरकारें हैं कि किस प्रकार से इस लॉकडाउन को लगाया जाए ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी असर ना पड़े। विवेक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, बेहद कम शब्दों में लॉकडाउन की संभावनाओं को लेकर फाइनल कमेंट। विवेक जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें उमंग, तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बंद हैं। वीकेंड लॉकडाउन जो पहले 2 दिन का हुआ करता था वो 4 से 5 दिनों का हो गया है। तो इस तरह से लॉकडाउन जैसी परिस्थिति है। लेकिन इस चीज को संभालने के लिए राज्य सरकारों के पास या हमारी सरकार, राज्य सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है। केंद्र सरकार को इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा, हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उसको कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी ताकि लॉकडाउन अगर लगाया जाता है कोरोना से बचने के लिए तो जो गरीबों के लिए व्यवस्थाएं हैं वो भी करनी पड़ेगी, उसके संसाधन केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे, तभी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अन्यथा इस तरह के छोटे छोटे लॉकडाउन लगा करके ही राज्य सरकारें अपना काम चला रही हैं। अब इसका नतीजा जो भी हो, लेकिन राज्य सरकार ये नहीं चाहती है कि एकदम से लॉकडाउन लगाकर गरीबों को फिर से बदहाली की स्टेज में ले जाया जाए। तो कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है कि केंद्र सरकार को इसमें बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब लोग भी शायद यही चाह रहे हैं, कुछ लोग तो यही चाह रहे हैं कि अब संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय केंद्र सरकार को ले लेना चाहिए और कमान अब अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि ठीक है अब चुनाव भी निपट चुके हैं, अब तो कम से कम केंद्र सरकार को आम जनता के बारे में और कोरोना महामारी से किस तरीके से बेहतर और मजबूत ढंग से अब लड़ना है उस और विचार करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि लगातार विदेशों से भी मदद आ रही है, ऑक्सीजन की कमी पूरी की जा रही है, दवाइयों की कमी पूरी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना का जो ये बढ़ता संक्रमण है इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर इस चेन को तोड़ना है तो एक ताला इसमें लगाना पड़ेगा, यानी कि लॉकडाउन इसमें लगाने की बेहद जरूरत है। आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं, वैसे वैसे सुगबुगाहट लॉकडाउन को लेकर तेज होती जा रही है। हालांकि राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर वीकेंड कर्फ्यू या फिर मिनी लॉकडाउन या फिर जन अनुशासन पखवाड़ा के नाम पर लॉकडाउन जैसी स्थिति ला तो दी है, लेकिन इस स्थिति में सख्ती कितनी है और कितनी नहीं है इस और सरकारों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप आंशिक लॉकडाउन या फिर जन अनुशासन पखवाड़ा, वीकेंड कर्फ्यू जैसी चीजें करते हैं तो सख्ती भी आपको उतनी ही करनी पड़ेगी, वरना बढ़ते संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाना कठिन हो सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।